बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी माज़रत कबूल हो कि आपको घिसी पिटी ख़बरों और बार बार एक ही मौजू के ऊपर कई प्रोग्राम देखने पर मजबूर करता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखें, जो कुछ पाकिस्तान में सामने आता है वो होता ही घिसा पिटा है। अब पाकिस्तानी कौम की एक मजबूरी ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब आते हैं टीवी पे तो टेलीविज़न जो है उन पे पाबंदी है या मजबूरी है कि वो सारे के सारे चैनल जो उनको दिखाते हैं। चुनांचे रोज़ाना की बुनियाद पे उनका आधा घंटा पौना घंटे का एक घिसा पिटा भाषण जो है वो सुनने को मिलता है। फिर वज़ीर आज़म की खुशकिस्मती कि बहरहाल उनकी बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं कि वो कोई लोगों पे असर डाल रहे हैं, इसलिए कि वो झूठ बोलकर इतना इश्तियाल दिलाते हैं अगले को, अगले मजबूर हो जाते हैं। अभी मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ ही जारी है और वो शायद अभी और भी चले, लेकिन उसका जो लबे लबाब था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा ये ऐसा वज़ीर आज़म है कि जिसको पाकिस्तान के मुश्किलात का पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों की असल में मुश्किलात क्या हैं। ये मेरी तरफ से इजाफा है कि वज़ीर आज़म साहब खुद फरेबी का शिकार हैं और वो अपने आप को धोखा देने के लिए और उन चंद बंदों को जो कि या तो अब उन वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आ गए हैं या वो जहनी उनमें इतनी इस्तिताअत ही नहीं है कि वो एवेल्युएट कर सकें, चुनाचे उस धोखाधड़ी में वो उनकी गिरफ्त में है। अब आज मुल्तान में जो तकरीर की, मेरा कोई इरादा नहीं था इनकी तकरीर में बहस करने का, लेकिन इतनी लाजानी बातें की। अब मुझे आप बताएं कि वज़ीर आज़म जो है वो तकरीर में कह रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है -0.7 है। ये आप सुन लें आज लोधा की तकरीर में, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने जब कोरोना के ऊपर बात कर रहे थे और अपने वो समझते थे मेरा कारनामा है, जबकि उनको किसी ने ये नहीं बताया कि कोरोना तो बांग्लादेश में भी नहीं गया। बांग्लादेश के लिए कोई ऐसा कारनामा जो आपने सर अंजाम दिया जो किसी और ने नहीं दिया, ये इत्तफाक है। हमारी किस्मत अच्छी है, हिंदुस्तान को अल्लाह ताला ने एक अजाब में मुब्तला करना था, हमारी खुशकिस्मती है कि किए हुए। अगर ना होता तो शायद हिंदुस्तान ने हमारी जान अजाब में डाले रखी थी। कश्मीर के अलावा और पति हमसे उसने क्या क्या छीनना था, ये तो अल्लाह ने हमारे साथ से टाला है। तो उसी रॉ में फरमा रहे हैं कि हमारी शरह नमू जो 3.9 आई है, जो कि जिस पर खासी बहस जारी है और कतई नज़र उसके कि इन्होंने ये नहीं बताया कि 2019 में जब कोरोना नहीं था, कहते हैं जी कोरोना के बावजूद हमारी शरह नमू 3.9 आई है। 2019 में कोरोना नहीं था तो शरह नमू कितनी थी? 2.5। और ये वो शरह नमू थी जो इनको 5.8 के ऊपर या 5.6 के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 के अंदर दे के गई थी, जो इन्होंने 2019 में मेहनत से पहुँचाई। इनका खैर कसूर ही नहीं है। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की शरह नमू जो है -0.7 है। बाबा हिंदुस्तान की शरह नमू की प्रोडिक्शन थी 8। उन्होंने उसमें से कहा है कि जी 8 नहीं होगी, इसके थोड़ी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, चुनाचे हिंदुस्तान की शरह नमू 7.5 होगी। जबकि बांग्लादेश के तो आपने कई दिनों से पाकिस्तान के टेलीविजन पे प्रोग्राम भी आ रहे हैं कि उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हमारी जो शरह नमू है इसका कितना झूठ है कितना सच। बिलावल भुट्टो साहब की एक और बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं बजट आ रहा है 7 दिन के बाद, अगर इतनी अच्छी शरह नमू है तो फिर तो आप IMF से भी निकल जाएंगे। फिर आपने जो कशकोल उठा के कभी कुवैत भागे जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं और उसके बाद आपने अमेरिका को अड्डे देने के जिस तरह पाकिस्तान को बेच के डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो बिलावल साहब का कहना बिल्कुल सच है कि 8-10 दिन इंतजार करें, बजट आने वाला है। 11 तारीख को जब बजट आएगा तो साफ पता चल जाए कि आपकी जो शरह नमू इतनी अच्छी थी तो उसके साथ बजट उसका लगा खाना चाहिए। फिर इसी तकरीर के अंदर बेशुमार लाजानी बातें जो कि इधर की हाँकते हैं उधर की हाँकते हैं। फरमा रहे हैं कि 1947 के बाद यानी कि कायद आज़म के पाकिस्तान बनाने से अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनका तो दिल करता है कि अपने आप को कहीं कोई खुदा के किसी पैगंबरों से कंपेयर करें, लेकिन वहाँ शायद झिझक जाते हैं, कुछ रुकावट आ जाती है।
मुझे लगता है कि किसी रवानी में वो भी कह देंगे, थोड़ा बहुत तो कह चुके थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल जो थी उसे अपनी स्ट्रगल मिलवा रहे थे, दबे अल्फाज में ये कई दफ़े बात कह चुके हैं। अस्तगफुरुल्लाह। क्योंकि ये ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने पहले पैगंबरी का दावा किया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, जिसको हम हमेशा एक पाकिस्तान के लिए एक दुखती रग हैं, ये क्या था? मैंने उनका पूरा एक, जिसको कहना चाहिए कि नफ्सियाती तजिया करने की कोशिश की। खुदा गवाह है कि मैं हतमी ये बात कई दफ़ा दोस्तों के सामने कह चुका हूँ कि जो ज़हनी कैफियत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की थी 1901 में, जब उन्होंने लगभग उसके पैगंबरी का दावा किया था, उम्र भी लगभग इतनी थी, 64-65 साल, इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, 70 साल करीब है। तो उन्होंने जब दावा किया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने, वो इसी हेलुसिनेशन का और साइकोसिस का शिकार थे, ऐसी खुद फरेबी थी। उनको पता ही क्यों यकीन हो कि अल्लाह मियाँ उनसे कोई वो काम लेना चाहते जो पैगंबरों से लिया है। अब ये इस ज़हनी कैफियत के साथ जो एक बंदा हमारा मुल्क चला रहा हो, मैं कहता हूँ कि क्या बीत रही होगी उन लोगों पे जो इसको लेके आए हैं। फरमा रहे हैं जी कि यहाँ पे माफियत है, तो जैसे कायद आज़म ने 1947 में पाकिस्तान आज़ाद कराया, वैसे ही मैं आपको माफिया से आज़ाद करा रहा हूँ। ये आज के जो है ना इरशादात आलिया हैं। खैर छोटी छोटी बातें तो बेशुमार हुई। मसलन इन बिटवीन एक और लतीफ़ा, मुरासी से पूछा कि हमारी कितनी रोड्स बनी है। उन्होंने कहा जी हमारी रोड बनी कितनी उन्होंने बनाई कि 16,000 किलोमीटर रोड हमने बनाई, 3 गुना ज़्यादा मुस्लिम नून के दौर से। शर्म आनी चाहिए। यानी कि जिन मोटरवे पे जाते हैं फटाटे भरते हुए, जिनका जिक्र करते हैं, शाम कुरैशी में तकरीर में कर रहे थे कि सखत मोटरवे, फलानी मोटरवे, आपने बनाया क्या है? वो गंजी जो है वो धोएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, सुखाएगी क्या? कुछ है दफ्तर में अमल? किस नारों पे आए थे? आज कह रहे हैं कि जी मैंने पहले दिन बता दिया था कि मुश्किलात होगी। पहले दिन आपने ये बात नहीं कही थी। अपनी तकरीर पहले दिन के पहले 3 महीनों के सुने, साथ बेशुमार चीज़ें। पता नहीं क्या आपने हमें वादे वही दिए थे, जैसे 10 बिलियन ट्री, उसके बाद 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। मेरे पाकिस्तानियों, दरख्तों के बारे में मुझे बताएं कि 3 साल में कितने लाख दरख्त लगे होंगे। और रोजाना कहते हैं कि 10 बिलियन, और 5 साल जब पूरे होंगे कहेंगे हमने लगा दिए हैं। ये इस ज़हनी कैफियत का बंदा लेके आए हो मेरी प्यारी मुकद्दस एस्टेब्लिशमेंट। इतना ज़मादार आदमी है और उसको किसी ने ये नहीं बताया कि इंडिया की इकॉनमी जो है उसकी ग्रोथ रेट क्या है। उससे पहले वो कई बातें निकाल चुका है जो पूरा उसका तमस्खुर होता रहता है, मजाक बना रहता है। चाइना में कहा कि हमने केपी में 5 बिलियन दरख्त लगाए हैं, यहाँ बिलियन ट्री थे, वहाँ जाके 5 बिलियन हो गए। बेशुमार चीज़ें कहते रहते हैं और उसी उसमें ये कह गए। अच्छा, रोड्स का तो पहले मैं बात कर लूँ कि जी 3 गुना बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा हम रोड्स नहीं, हमने उस कह चुके थे किसी ज़माने के, हम सड़कों पर, इनको पता था ये मुश्किल काम है, ये सड़कें बना रहे हैं, हम हेल्थ में और एजुकेशन में लगाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन का तो हाल आपको बता दूं कि सरकारी अस्पताल सारे के सारे बंद होने के करीब है। हेल्थ कार्ड के नाम पे लोगों को एक चुकमा दिया गया है और उधर से पैसे निकाल उधर दिए जा रहे हैं। उसका क्या असर होता है वो बाद में पता चलेगा। चुनाचे इन्होंने जो कुछ अस्पतालों के साथ कर दिया, सरकारी अस्पतालों के साथ, एजुकेशन का बेड़ा गर्क होकर रह गया, तबाह बर्बाद हो गई है। कोई एक जगह बता दें। और फरमा रहे हैं जी कि हमने रोड्स पे तवज्जो दी। रोड आपने जो कुछ बना दी है, यकीनन मियाँवाली में, मेरे इलाके में जो आपका इमरान खान जहाँ से मुंतखब हुए हैं वहाँ ये फार्म रोड्स जो हैं बहुत बनी हुई हैं। फार्म रोड बनती रहती हैं। जुनेजो ने 2 लाख मील फार्म रोड बनाई थी आज से 35 साल पहले। तो ये आपने बनाई होगी, बना रहे हैं। हो सकता है कि तोसत शरीफ में भी, जहाँ से बुजदार साहब तशरीफ लाएँ, वहाँ भी आपने बनाई होगी। ये तख्तियाँ काटने से, फीते काटने से चीज़ें नहीं बनती। जिस डैम पे मुस्लिम नून जो है 100 अरब इन्वेस्ट कर गई थी, बादशाह डैम, आपने जाकर तख्ती लगा दी। मेहमद डैम सारी स्टडी उन्होंने की थी, आपने शुरू करा दिया। पता नहीं अल्लाह करे मुकम्मल हो जाए, कोई एक नाम तो आपके लगे। बाकी केपी में आपने 50 का 200 डैम बनाने थे पिछली हुकूमत में, जब आए तो रिज़ल्ट 0 था
कि 1 मेगावाट का भी एक डैम नहीं बन सका था, जो आपका ख्याल था कि आप यहाँ जाल बिछा देंगे। इनको ये बातें करने का मज़ा आता है, भैंसों को, कट्टों को, शहद को, जैतून को, पता नहीं किस किस चीज़ को। टूरिज़्म का फरमा रहे थे कि टूरिज़्म से हमने बहुत कमाई करनी है, कभी जैतून से बहुत कमाई करनी है। जिस बंदे को मेरा ख्याल है इतनी सतही इंटेलेक्ट हो, इतनी सतही नॉलेज हो, और वो मुल्क की क़यादत कर रहा हो, इतनी आमियाना सोच, खुदा गवाह है कि बावजूद है कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ऐसा इनके साथ गुजरा है, मेरे वहमों को माँ में नहीं था कि जब टेस्टिंग टाइम में आएगा और उसमें इतनी कुछ करने के बाद कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं पले पड़ा, ना सीखा ना कोई बात है, और अपने आप को मुदब्बर साबित करने के लिए पिछली इतवार को एक ड्रामा रचाया हुआ था। फरमाते हैं कि दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की वहाँ पे कोई शुगर माफिया, कोई कब्ज़ा माफिया नहीं है। पहली तो ले लें इंडिया की मिसाल। मेरे ज़ाती जितने 2, 3, 4 इंडियन दोस्त हैं जो साथ अमेरिका में रहते थे, सऊदी अरब में रहते थे, उनके हालात कब्ज़ा में हमारे से बुरे हैं, लेकिन इंडिया 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। पाकिस्तान से कोई 60-70 गुना बड़ी इकॉनमी है। 650 बिलियन डॉलर्स कैश पड़ा है, हमारे से कुछ 33, 40, 45 गुना ज़्यादा कैश पड़ा है डॉलर्स का। फिर अमेरिका में जहाँ पे माफिया जो हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उन्हें कहते हैं वो हुकूमतें बनाती और तोड़ती है, वहाँ पे फूड इंडस्ट्री हुकूमतें बनाती और तोड़ती है। जिस तरह आप यूरोप में रह के आए हो, मैं अमेरिका में रह के आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सब पता है वहाँ का जो आप फरमाते हैं, मुझे सब पता है यूरोप का। वहाँ ये माफिया हुकूमतें बनाते हैं, इतना आपका थोड़ा नॉलेज है। हाँ, मुल्क बर्बाद कब हुए? सियासी अदम इस्तेहकाम का। जब जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दी और उन्हें कानून कहते रहे, अंदर रहना था, आइन कहते रहना था, तो उन्होंने आइन और कानून की परखत चढ़ा दी। जब वो कहते हैं कि आइन कानून वहाँ नाफिज है, कानून वहाँ जो नाफिज है वो उन जगहों पे नाफिज है जहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके एक दफ़ा 2 टुकड़े किया गया और फिर आप जैसे मसले को बिठा दिया गया। ये है असल बर्बादी की वजह। कौमों की कौमें बर्बाद हुई हैं सियासी अदम इस्तेहकाम से। मैं तो 25-30 साल से पीट रहा हूँ कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये मुल्क को बर्बाद करेगा, और अपने जितने भी लोग हैं सारा पहले दिन से ये मेरा रोना है कि ये जो करप्शन वाला राग लापते हैं ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये आपको अभी तो जो हटाने के लिए है। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो 4% इकॉनमी और आज फिर सुहाना मुस्तकबिल जो 2017 में दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, 8,000 अरब जो है टैक्स पहले साल कलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद जब ये सामने आया और जो आगे आने को है उसके अब नए सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने कल अपने बजट सेमिनार किया, इन्होंने भी कर दिया। उसके बाद 3-4 वज़ीर आ गए, वो उन्होंने इतना वो चुभा कि उन वज़ीरों ने उस बजट सेमिनार के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो शौकत तरीन साहब जिसमें ने वीलॉग किया है, जिन्होंने सिल्क बैंक का पट्टा बिठाया, एक बैंक इनके हाथ चढ़ा। हबीब बैंक सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि प्राइवेटाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा जो स्कैम था कि इन्होंने प्राइवेटाइज करने के लिए इनको उठा वहाँ बिठाया गया। उसका पता नहीं क्या बना या नहीं बना, तो उसकी तरक्की या कमी पेशी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, उसके बैड लोन्स ख़त्म करने थे। किसान कार्ड इन्होंने इशू कराया अपने पिछले दौर में, और वो उसके अंदर बहुत सारा पैसा फंस गया। फिर दोबारा वही मंत्रा जो है इमरान को खान को बेच रहे हैं। आप इस डार की इकॉनमी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, जिसने 80 अरब रुपए से उठा के 320-325 अरब रुपए तक इकॉनमी को पहुंचा दिया, जो आप फिर श्रिंक होकर 290 पे आ गई है। यानी कि आगे जाने के रिवर्स शुरू है। आप देखें उसी स्पीड से जो 80 से 320 अरब पहुंची है, अगर 5 साल फर्ज के मिल जाते तस्वुर में तो 4 गुना का बढ़ती तो हमारी इकॉनमी आराम से ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होती और हम दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज में आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये चीज़ें बख्शता है, इनामात होते हैं। इनामात उन कामों के मिलते हैं जहाँ पे बदनीयत लोग जो हैं उनके हाथ में उस्तरे ना हो, जिनके पास ऐसी ताकत ना हो कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दें। 70 साल से इन्होंने पाकिस्तान की ईंट सीट बजा दी है। फिर उसी तरह में फरमा रहे हैं जी कि ये जो आज की तकरीर में
कि ये पहले दिन से मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं। आप झूठ बोलते हो। पहले दिन से जब आए हैं तो किसी ने आपकी हुकूमत को गिराने की बात नहीं की। लोगों ने कहा इलेक्शन चोरी हो गई है, आरटीएस, और आज तक असल इल्जाम आप पे है ही नहीं। कहते हैं फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो, फौजी मदद मांग रहे हैं। आप झूठ बोले। आपको जब ये पता चलता है कि फौज किसी तरीके से बातचीत कर रही है शहबाज शरीफ साहब से, या मुफाहमत की कोई बात होती है, आप ऊँग सूंग होती है, तो आप पागल हो जाते हो। आप अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हो, आप अपने बाल नोचने शुरू कर देते हो। ये कैफियत है आपकी। इशू ये नहीं है कि अपोजिशन फौज को कह रही है, इशू ये है कि अपोजिशन फौज को ये कह रही है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहिए और यही मुल्क का वाहिद इलाज है। चुनाचे झूठों के पलंदों के साथ आपने तकरीर की। आपके उनके नज़दीक तो आप सानी हैसियत रखते हो। वो तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो आपको गालियाँ दी हैं, ये आपने सिर्फ झूठों को नंगा किया है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट वो उसका तकाजा करें कि वो आप पब्लिश करो, जिसने ये कहा है कि आपको जो 1.5 अरब रुपया मदद मिली है कोरोना के लिए, उसका हिसाब दो। अरबों रुपए जो कोरोना के लिए इस तरह के फंड इकट्ठे किए गए, उसका हिसाब दो। ऑडिटर जनरल ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं कि आप लोगों ने उसको बेईमाना तरीके से खर्च किया है। और फिर कितने वजीर हैं आपके जो करप्शन पे निकाले जा चुके हैं। पहले बता दें किसी हुकूमत में जितने स्कैंडल आपकी हुकूमत के हुए हैं, बताएं कितने स्कैंडल किसी और के हुए हैं। उन नैब के चेयरमैन का भी स्कैंडल है, वो भी आपकी हुकूमत की। अच्छा, जज का इतना बड़ा स्कैंडल जो नवाज शरीफ को सजा दी, अभी आके आपके सामने सरफेस हुए सामने आया। बहरान पाकिस्तान का जो है वो सिर्फ ये है, सियासी उखाड़ पे चाड़ करके आप जैसे बंदे को इस मुल्क का हुक्मरान बना देना। ये मुल्क का असल बहरान है, बल्कि पाकिस्तान की जान को यही तो है जो खतरा लाहक है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।